अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ बेज़ुबान थी ज़ुबान पार्ट 6। क्या ज़मान अभी तक घर नहीं लौटा? जब रात के 11:30 बजे मायदा ने ज़मान के घर आने के बारे में इकरा को बताया घर ना आने के बारे में इकरा को बताया तो उन्होंने सबसे पहले ज़मान के दोस्तों से रब्ता किया। जब ज़मान के दोस्तों से कुछ पता न चला तो वो और मायदा रोन चाह यूसुफ शाह के पास चली आई। और आप मुझे अब बता रही हैं? यूसुफ साहब सख्त बरहम हुए। उसी दौरान मायदा भी उनके कमरे में चली आई। भाई का नंबर अभी भी बन जा रहा है, मैं कुछ करता हूँ। यूसुफ साहब अपना फ़ोन उठाकर बाहर चले गए। यूसुफ साहब बाहर से सख्त मिजाज मालूम होते थे मगर दिल के नरम थे और ज़मान उन्हें भी खासा अजीज़ था। मायदा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इकरा परेशान हो रही थी। मुझे लगा कि वो आ जाएंगे, अक्सर ही वो दोस्तों के साथ बाहर होते हैं, मगर जब वो नहीं आए तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। मायदा ने उन्हें कहा। कहाँ होगा ज़मान? इकरा ने परेशानी से कहा और रोने लगी। मिल जाएंगे भाई, वो कोई बच्चे थोड़ी है जो गुम हो जाएंगे। आप प्लीज़ थोड़ा हौसला रखें, मायदा ने इकरा को हौसला देते हुए कहा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप दोनों किसी को कुछ मत बताना और हौसला करें। अगर ज़मान की कोई खबर मिले तो मुझे फ़ौरन बताएं, यूसुफ साहब ने कमरे में आकर कहा और अपनी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गए। दूसरी तरफ ज़मान, मैं पूछ रही हूँ कि ये सब क्या है? अनिया ने अब की बार कुछ गुस्से से ज़मान को देखा। ज़मान ने अपना सर उठाकर अनिया को देखा और उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक धोखा है, ज़मान ने उंगली से खिड़की के शीशे पर लिखकर बताया। देखो ज़मान, पहेलियाँ मत बुझाओ और साफ साफ मुझे पूरी बात बताओ। अनिया उससे ज़्यादा परेशान लग रही थी। फिर ज़मान ने एक गहरी सांस ली और इसी तरह उंगली से खिड़की के शीशे पर लिखकर अनिया को आहिस्ता आहिस्ता सब बता दिया। अगर तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हमारे साइन यहाँ कैसे आए, तो फिर ये किसने किए? कहीं ये फेक तो नहीं? ज़मान ने नफ़ी में सर हिला दिया। कहीं ये फ़र्क का काम तो नहीं? अनिया की बड़बड़ाहट ज़मान के कानों तक पहुँची तो उसने हैरान होकर अनिया को देखा और अपनी आंखों को मखसूस अंदाज में घुमाकर पूछा, कैसे? अनिया कुछ देर खामोश रही और फिर उसने ज़मान को उस शाम वाला सारा वाक़या बता दिया। फिर जब मैं वहाँ से भागी तो तुम मुझे रोड पर मिल गए और मैंने तुमसे मदद मांगी। अनिया ने अपनी बात मुकम्मल की तो ज़मान को एहसास हुआ कि उस दिन फ़र्क ने उससे भी उन्हीं कागजात पर दस्तखत करवाए थे। ज़मान ने फिर अनिया को अपने साथ पेश आने वाला सारा वाक़या अपने तरीके से बताया। या अल्लाह, मुझे पता भी नहीं चला और मेरा निकाह हो गया। अनिया ने इस बार हंसकर कहा। वैसे फ़र्क ने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया, अब मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ। वैसे धोखा सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी हुआ है ज़मान। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? ज़मान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसे खुशगवार धोखे तो ज़िंदगी में बार बार नहीं होने चाहिए। ज़मान ने सोचा और एक चोर ज़ख्मी निगाह अनिया पर डाली, जो अब मुतमईन नज़र आ रही थी। मैं अभी आता हूँ, ज़मान ने अनिया को इशारे से कहा और लाउंज से बाहर निकल गया। जब तक वो वापस आया तब तक अनिया कालीन पर बैठी सोफे पर सर रखे सो चुकी थी। ज़मान उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने गया था मगर हवेली के अंधेरे और इस सर्द रात में इस हवेली में खाने को कुछ नहीं मिला था। ज़मान थके हुए अंदाज में अनिया के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और सोई हुई बेखबर अनिया को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर ज़मान उठा और उसने अपनी जैकेट उतारकर सोई हुई अनिया पर डाल दी, जो सर्दी के बाद गटरी बनी सो रही थी। ज़मान वापस सोफे पर आकर बैठ गया और आगे का लायहा अमल तय करने लगा। हवेली के आसमान पर भी बादल जमा हो चुके थे, इसीलिए चांद की चांदनी मध्यम पड़ चुकी थी। मईज़ अकबर मुल्क का नामूर एंकर पर्सन था। इसके लिए पुलिस की मदद लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। पुलिस की मदद से मईज़ ने प्रोफेसर शब्बीर को जा दबोचा था और लाइब्रेरी के तहखाने में मौजूद ड्रग्स और वहाँ काम करते लड़के भी पकड़े जा चुके थे। रात का 1:30 बज रहा था जब मोमिना गाड़ी में बैठी फ़ोन पर मुसरत बुआ को तसल्ली दे रही थी। अम्मी, बस सुबह तक अनिया हमारे साथ होगी, आप फिक्र मत करें। जबकि दूसरी तरफ मुसरत बुआ बदस्तूर परेशान थी। तुम लोग कितनी देर के निकले हो? न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अम्मी, आप फिक्र मत करें और सो जाए, मैं ज़रा सूरत हाल पता कर लूँ। ये कहकर मोमिना ने फ़ोन रख दिया। इसी लम्हे मईज़ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठा। क्या पता चला? मोमिना ने बेचैन होकर पूछा। उन लोगों ने अनिया और ज़मान को सुल्तान पाशा के डेरे में रखा था मगर वो दोनों अब वहाँ से भाग चुके हैं। तुम्हारे प्रोफेसर ने बस इतना ही मुँह खोला है कि वो दोनों सुल्तान पाशा के गाँव में ही कहीं हैं, क्योंकि उसकी आखिरी इतला के मुताबिक वो दोनों नहीं मिले थे और गाँव के दाखिली और खारजी रास्तों पर उनके आदमी खड़े हैं।
मईज़ ने उसे पूरी तफसील से आगाह किया। तो अब हम क्या करेंगे? सुल्तान पाशा को क्यों नहीं पकड़ा? उन लोगों ने, मोमिना ने एक और सवाल किया। क्योंकि हमारे पास सिर्फ शब्बीर साहब के खिलाफ सबूत है, अलबत्ता वहाँ मौजूद कुछ लड़कों का बयान है कि इस सब में वो भी इन्वॉल्व्ड है, और जमान ने भी यही कहा था। मज़ीद ये कि कुछ लड़कों का बयान है कि उन्हें मजबूर करके ये सब करवाया जा रहा है। तो अब आगे ये क्या करेंगे? जाहिर है उन लड़कों के बयान पर तहकीक करेंगे। तो हम अनिया और जमान को कैसे ढूंढेंगे? मईज़ ने उसे बताया। तो उसने एक और सवाल दाग दिया। हम अब सुल्तान पाशा के गांव के लिए निकल रहे हैं। वो पुलिस फोर्स उम्मीद है 2 घंटों तक वहां पहुंच जाएंगी। 2 घंटे? मोमिना ने हैरान होकर वक्त का अंदाज़ा लगाया। क्यों, तुम थक गई हो क्या? मईज़ ने उसे तंग करना चाहा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ। मोमिना ने बौखलाकर मईज़ की जानिब देखा। नहीं नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी और हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। मोमिना ने पहली बात मईज़ से कही और दूसरी बात सिर्फ सोची। दूसरी तरफ यूसुफ शाह मदद के लिए अपने किसी दोस्त ऑफिसर के पास आ गए। तो पहले तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि एक मुकर्ररा मुद्दत से पहले किसी भी मिसिंग रिपोर्ट पर काम नहीं हो सकता। फिर जब यूसुफ साहब ने दोबारा कहा तो उन्होंने कुछ पुलिस के अफराद यूसुफ साहब की मदद के लिए उनके साथ भेज दिए। अभी वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स चेक करके आगे ढूंढने का सोच ही रहे थे कि उनका फ़ोन बजा। डैड, भाई का कुछ पता चला? मायदा ने यूसुफ शाह से कॉल मिलते ही पूछा। नहीं, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मॉम कैसी है और वहाँ की क्या सूरत हाल है? यूसुफ साहब ने मायदा से पूछा। मॉम ने मेरे मना करने के बावजूद जामिन भाई को फ़ोन खड़का दिया, और अब जामिन भाई और सदरा भाभी सुबह की पहली फ़्लाइट से यहाँ आ रहे हैं। मायदा ने उन्हें पूरी रिपोर्ट दी। उन दोनों को डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, आप अपनी मॉम का ख्याल रखना। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। ये कहकर यूसुफ साहब ने फ़ोन रख दिया। फजर का वक्त था और पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ था। ऐसे में अनिया की आंख खुली तो वो सीधी होकर बैठ गई। अचानक उसका ध्यान अपने ऊपर डाली गई जमान की जैकेट पर गया तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने पूरे लाउंज पर निगाह डाली तो उसे कहीं भी जमान नजर न आया। वो उठकर खड़ी हो गई। इसी लम्हे उसे जमान अंदर आता दिखाई दिया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती या आगे बढ़ती, अनिया को जोर का चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। जमान ने ये सब देखा तो बौखलाकर अनिया के पास आया और उसे सीधा किया। अब मैं क्या करूं? जमान ने सोचा। पानी पिलाता हूँ। वो भागकर हवेली में एक जानिब अंदर चला गया और कुछ देर बाद वो वापस आता दिखाई दिया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसने अनिया का चेहरा थपथपाया मगर कोई फर्क ना पड़ा। फिर उसने चुल्लू भर पानी अपने हाथ में निकाला और अनिया के चेहरे पर फेंका। अनिया थोड़ा सा कसमसाई और अपना सर थाम कर उठ बैठी। मेरा सर चकरा रहा है जमान, अनिया ने मध्यम लहजे में कहा तो जमान ने उससे पानी का गिलास पकड़ा दिया। अनिया ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। अब अनिया कुछ बेहतर नजर आ रही थी। जमान ने सर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा तो हल्की हल्की रोशनी शफक से फूट रही थी। अनिया कालीन से उठकर सोफे पर बैठ गई। जैसे ही वो सोफे पर बैठी उसे सामने टेबल पर 6 अमरूद पड़े नजर आए। ये कहाँ से आए? अनिया ने एक नज़र आसमान पर डाली जो अपने तरीके से बताने के लिए टेबल पर उंगली रखने ही लगा था। ये क्या तुम हर वक्त इस तरह लिखते रहते हो? देखो जमान, मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है और मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारी बात इस तरह बिल्कुल नहीं सुनने वाली, अनिया ने उकताकर उससे कहा और सामने पड़ा एक अमरूद उठा लिया। जमान के जहन में एक झमाका हुआ और उसने सामने पड़ा निकाह का पेपर उठाया और उसकी पिछली तरफ उस पेन से लिखा जो उसने प्रोफेसर शब्बीर के ऑफिस से उठाया था। बाहर लॉन में एक अमरूद का दरख्त है, वहीं से लाया हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? अनिया ने उसकी बात पढ़ी और अमरूद चबाते हुए इस बात में सर हिला दिया। जमान, अब हमें यहाँ से निकलने के बारे में भी सोचना चाहिए। अनिया ने एक अमरूद ख़त्म करके दूसरा उठा लिया। जमान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर से अनिया को देखने लगा। अनिया अमरूद खाने में मगन थी। उसने दूसरा अमरूद ख़त्म करके तीसरा अमरूद भी उठा लिया। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी, अनिया ने कहा और फिर जमान की जानिब देखा। वो अभी भी उसे ही देख रहा था। कुछ कहना चाहते हो? अनिया ने अमरूद के बाइट लेते हुए कहा तो जमान चौंका। उसने वो कागज़ पकड़ा और उस पर लिखा, हाँ बहुत कुछ कहना है। अनिया ने आगे होकर पढ़ा और फिर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। क्या कहना है? जमान ने कागज़ अपनी जानिब खसका लिया और कुछ देर तक लिखता रहा। इतनी देर में अनिया ने चौथा अमरूद भी ख़त्म कर दिया। जब जमान ने लिख लिया तो
कागज़ अनिया की जानिब बढ़ा दिया। मैं जानता हूँ कि ये निकाह धोखे से हुआ है और हम दोनों का इसमें कोई कसूर नहीं है, मगर मुझे एक बात तुमसे कहनी है जो पहले भी नहीं कह सका। तुम्हें याद है 2 हफ्ते पहले यूनी में मैंने तुम्हें रोज़ दिया था। तुम्हें उस दिन कुछ गलतफहमी हो गई थी कि कुछ लड़कियां मुझे तंग कर रहे थे, बल्कि वो मेरे दोस्त थे। उस दिन मैंने तुम्हें वो रोज़ प्रपोज़ करने के लिए नहीं दिया था, सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से दिया था। लेकिन जो असल बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या शायद उससे भी ज़्यादा, और मैं इस निकाह को हतमी शक्ल देना चाहता हूँ। मगर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम कैसे सारी लाइफ मेरे साथ गुजारोगी, बल्कि तुम्हारे जहन में तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं वापस जाते ही इस कागज़ के साइन से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ तुमसे सच बोलना चाहता था, इसीलिए ये सब बताया। ज़मान की बात पढ़कर अनिया ने वो कागज़ एक साइड पर रखा। ज़मान, तुम एक अच्छे लड़के हो और केयर करना जानते हो। इससे ज़्यादा मैंने तुम्हारे लिए कभी नहीं सोचा। ये कहकर अनिया वहाँ से उठकर बाहर निकल आई, जबकि ज़मान को थोड़ा सा दुख हुआ था, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और वो भी उठ खड़ा हुआ। उसने वो कागज़ फिर से फोल्ड करके अपनी जेब में डाला और अनिया के पीछे बाहर निकल आया। वो हवेली के बाहर खड़ी थी जब ज़मान उसके साथ आ खड़ा हुआ। अब आगे कहाँ जाए, अनिया ने उससे सवाल किया। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ लम्हे कब्ल ज़मान ने कोई इकरार किया ही नहीं था। ज़मान ने पेन से अपने हाथ पर लिखा, बाहर जाकर मदद मांगते हैं। अगर हम बाहर गए तो पकड़े जाएंगे बुद्धू, अनिया ने उसे कहा। अगर ना गए तो इधर भी पकड़े ही जाएंगे। अनिया ने ज़मान की बात पढ़ी और फिर वो दोनों उसी रास्ते से हवेली से बाहर निकल आए जिस रास्ते से दाखिल हुए थे। आपने अच्छा किया जो अम्मी को दवा देकर सुला दिया, नहीं तो वो खामखा परेशान होती। मोमिना गाड़ी में बैठी फ़ोन पर परवीन से मुसर्रत बुआ का पूछ रही थी, जबकि मईज़ पुलिस के साथ मुसलसल इन दोनों को ढूंढने में मसरूफ़ था। उन्होंने गांव में दाखिल होते हुए कुछ लोगों को भी पकड़ा था जो पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए थे, मगर उनसे भी ज़मान और अनिया की कोई खबर ना मिली थी। अच्छा परवीन बाजी, मैं आपको फिर कॉल करती हूँ और इंशाअल्लाह हम जल्द ही अनिया को वापस ले आएंगे। मोमिना ने ये कहकर फ़ोन रख दिया और गाड़ी से बाहर निकल आई। मईज़ एक साइड पर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने फ़ोन रखा तो उसका ध्यान अपने पीछे खड़ी मोमिना पर गया। क्या हुआ, तुम गाड़ी से बाहर क्यों आ गई? वो रात का सोया नहीं था और इसीलिए काफ़ी थका हुआ लग रहा था। कुछ पता चला? मोमिना ने पूछा। नहीं, मगर इतना कन्फर्म है कि वो गांव में ही कहीं है और सुल्तान पाशा ने कबल अज गिरफ्तारी ज़मानत करवा ली है, मईज़ ने उसे बताया। मतलब? मोमिना को अचंभा हुआ। सुल्तान पाशा के खिलाफ चंद लड़कों ने बयान दिया है कि वो भी इस सब में शामिल था, मगर जब पुलिस उसके घर गई तो वो ज़मानत करवा चुका था। अब हम गांव में उन दोनों को ढूंढेंगे, मोमिना ने पूछा तो मईज़ ने इस बात में सर हिला दिया और वो दोनों गाड़ी की जानिब चल दिए। दूसरी तरफ यूसुफ मेंशन में जामिन और सिदरा आ चुके थे। वो दोनों लाउंज में एक सोफे पर विराजमान अपनी माँ को हौसला दे रहे थे। यूसुफ शाह भी सामने एक सिंगल सोफे पर बैठे थे और उन्होंने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। इकरा मुसलसल रोए जा रही थी। मॉम, अब मैं आ गया हूँ, उसे ढूंढ लूँगा, आप फिक्र मत करें, जामिन ने इकरा से कहा। सारी रात गुजर गई, न जाने किस हाल में होगा, इकरा ने रोते हुए कहा। मैं जहाँ जहाँ ढूंढ सकता था ढूंढ चुका हूँ, यूसुफ साहब ने भी मदाखलत की। वो मिल जाएगा डैड, बच्चा नहीं है वो, अपना ख्याल खुद रख सकता है, जामिन ने यूसुफ साहब से कहा जो रात भर के थके हुए थे। आप ऐसा करें, मॉम का ख्याल रखें, मैं तब तक नाश्ते की तैयारी देख लूँ, सिद्रा ने वहाँ से उठते हुए कहा। जामिन ने सर हिला दिया। मायदा कहाँ है? जामिन ने मायदा की गैर मौजूदगी महसूस की। वो अपने कमरे में सो रही है, वो सारी रात जागती रही है, आपकी मॉम का ख्याल रख रही थी, यूसुफ साहब ने कहा तो जामिन ने सर हिला दिया और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जामिन ये कहकर वहाँ से चला गया। जामिन और सिदरा 1 घंटा पहले ही यहाँ पहुँचे थे और यूसुफ साहब से मौजूदा सूरत हाल जानकर वो दोनों भी अफसरदा हो गए थे, मगर हौसला नहीं हारे थे। मायदा भी सारी रात इकरा के साथ जागती रही थी, मगर अब वो भी सो चुकी थी। इकरा, आप अपने आप को संभालें, यूसुफ शाह ने इकरा को चुप कराते हुए कहा। गांव की कच्ची सड़क पर वो दोनों पैदल चलते जा रहे थे। दूसरी तरफ, तुम्हें यहाँ के रास्तों का पता है? अनिया ने ज़मान से सवाल किया। ज़मान ने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर तुम कल रात कैसे मुझे वाइस चांसलर साहब की हवेली तक ले गए? अनिया ने एक और सवाल दागा। ज़मान ने अपने हाथ पर लिखकर उसे बताया। हवेली के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी,
वो सामने देखो, ज़मान कोई आ रहा है। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें कोई आदमी उस जानिब आता दिखाई दिया, वरना अब तक उनके आसपास सिर्फ लहलहाते दरख्त और फसलें ही थी। ज़मान ने इस जानिब देखा तो वह आदमी साइकिल पर सवार था। मैं उससे बात करती हूँ। जब वो आदमी करीब आया तो अनिया ने उसे रोका और वो दोनों इसके पास चले आए। उस आदमी ने सर पर पगड़ी रखी हुई थी। भाई, हमें तुम्हारा फ़ोन चाहिए, एक कॉल करनी है, हम शदीद मुश्किल में हैं। अनिया ने उस आदमी से कहा जिसकी साइकिल पर अखबार लदे हुए थे। वो यकीनन अखबार फरोश था। फ़ोन तो है मेरे पास, लेकिन यहाँ सिग्नल का काफ़ी मसला रहता है और तुम दोनों यहाँ के लग नहीं रहे हो। उस आदमी ने मशकूक अंदाज में आंखें सुकेड़ कर कहा, हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं, इसीलिए तो मदद मांग रहे हैं आपसे। अनिया ने उस आदमी को जवाब दिया। कहीं तुम दोनों अगवाशुदा तो नहीं हो? उस आदमी ने एक और सवाल किया। कुछ है, अनिया ने अजीब से जवाब दिया। मतलब? उस आदमी ने अब हैरान होकर उन दोनों को की जानिब देखा। कुछ नहीं, आप ये बताएं कि हमारी मदद करेंगे या नहीं? अनिया ने उकताकर उस आदमी से पूछा। असल में बहन, यहाँ पर पुलिस के साथ शहर से कुछ लोग आए हुए हैं। वो लोग 2 लोगों की तलाश में है। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि वो लोग तुम ही हो, इसीलिए पूछ रहा था। अब हैरान होने की बारी अनिया की थी। उसने उस आदमी से कहा, हमें वहाँ ले चलो। ज़मान ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। वो प्रोफेसर शब्बीर और सुल्तान पाशा साहब भी तो हो सकते हैं। ज़मान ने अपने हाथ पर लिखकर उसे मोहताज अंदाज में बताया। अगर वो दोनों हुए तो इस बार मैं उन्हें देख लूँगी, और ये आदमी है ना हमारे साथ। ज़मान ने अनिया के इस फैसले पर उसे घूरा। अच्छा चलो, हम दूर से ही कंफर्म कर लेंगे, और वैसे भी इस आदमी ने कहा है कि उनके साथ पुलिस भी है। अब की बार ज़मान कुछ मुतमईन हुआ। गांव की फ़िज़ा में खनकी थी। बादल अभी तक आसमान पर जमा थे, मगर बरसे नहीं थे। मईज़ ऐसे में एक तरफ खड़ा पुलिस के किसी आदमी से कुछ डिस्कस कर रहा था। गाड़ी में बैठी मोमिना तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, ना ही मोमिना का ध्यान उस जानिब था। वो दूर तक नज़र आने वाले खेतों पर नज़र जमाए हुए थी। अचानक उसकी नज़र उस तरफ आने वाले 3 लोगों पर पड़ी। वो एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर निकली। मईज़, इधर आओ जल्दी, मोमिना चिल्लाई। मोमिना के चिल्लाने पर मईज़ जल्दी से भागता हुआ उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? उसने मोमिना से पूछा। जब मोमिना ने मईज़ को कोई जवाब ना दिया तो मईज़ ने भी उस जानिब देखा जिस तरफ मोमिना देख रही थी। अनिया और ज़मान भी उन दोनों को देख चुके थे। अनिया भाग कर आई और मोमिना के गले लग गई। मईज़ भी चंद कदम चलकर उन तक आया और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया जो उन्हें यहाँ तक लाया था। कहाँ थी तुम? अम्मी इतना परेशान हो रही थी। मोमिना ने अलग होते हुए अनिया से कहा। बुआ से कहना था कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे साथ ज़मान था, उसने मेरी बहुत मदद की है। अनिया ने मुस्कुराकर ज़मान की आंखों में देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मईज़ ने वापस चलने का अंदिया देते हुए कहा, बाकी बातें गाड़ी में बैठकर होंगी, अभी मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो सब रात भर के थके हुए गाड़ी में आ बैठे। ज़मान, तुम अपने घर इन्फॉर्म कर दो। मईज़ ने अपना फ़ोन ज़मान की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो ज़मान ने फ़ोन पकड़कर मैसेज लिखकर सेंड कर दिया। मैं अम्मी को भी बता देती हूँ, वरना वो खामखा परेशान होंगी। मोमिना ने भी मुसर्रत बुआ का नंबर मिलाते हुए कहा, अब तुम दोनों मुझे पूरी कहानी शुरू से और तफसील से बताओगे। मईज़ ने गाड़ी गाँव की हदूद से निकलकर मेन रोड पर डालते हुए कहा। अनिया ने आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों को कल रात के सारे वाक़यात बता दिए और फिर उसने धोखे वाले निकाह के बारे में भी सबको बता दिया। व्हाट अ वंडरफुल हैपनिंग, मोमिना ने खुशगवार लहजे में कहा। मगर ये निकाह मशकूक है। अगर तुम दोनों ने इसे कंटिन्यू करना है तो दोबारा निकाह करना है, पूरे रस्म व रिवाज के साथ, मईज़ ने मशवरा देते हुए कहा। नहीं मईज़, अनिया ने एक दफ़ा मुझसे कहा था कि वो अभी दूर दूर तक शादी नहीं करना चाहती। मोमिना ने एक दफ़ा फिर मुँह खोला तो मईज़ ने बैकव्यू मिरर में पीछे बैठे नफूस की जानिब देखा। ज़मान अफसरदा दिखाई दे रहा था जबकि अनिया संजीदा थी और उसने अपने लब भींच रखे थे। मईज़ को यूँ पीछे देखते पाकर ज़मान मुस्कुराया और उसने मईज़ से इशारे से कोई कागज़ मांगा। मईज़ ने उसे गाड़ी में मौजूद एक नोटपैड थमा दिया। ज़मान ने उस पर चंद अल्फाज घसीटे और मोमिना को नोटपैड पकड़ा दिया। नहीं मोमिना, ये सिर्फ एक धोखे से किया गया निकाह है और सिर्फ पेपर पर साइन किए थे हमने। मैं वापस पहुँचते ही अनिया को इससे फ्री कर दूँगा। अनिया ने अभी तक मईज़ और मोमिना को ज़मान के इकरार से मुतालिक कुछ नहीं बताया था। जो भी होगा तुम दोनों का फैसला होगा, मोमिना ने पीछे मुड़कर ज़मान को कहा तो ज़मान सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी किस्मत पर रोए या रश्क करे। इसी लम्हे किसी ने ज़मान की गोद में धरा उसका हाथ थामा। नहीं, मैं ये निकाह रखना चाहती हूँ। अनिया की आवाज़ गाड़ी में बैठे सब लोगों ने सुनी। मोमिना और ज़मान की हैरत इनके चेहरों से वाज़ेह थी। ज़मान को तो समझ ही नहीं आया
कि ये अचानक से क्या हुआ है। मईज सामने देखता खुशगवार मुस्कुराहट के साथ ड्राइव कर रहा था। अनिया, गुड डिसीजन, मईज ने सिर्फ इतना कहा। वैसे मईज भाई, आप दोनों साथ साथ कैसे? अनिया ने मईज और मोमिना के एक दूसरे के साथ होने की वजह पूछी। बस अल्लाह की कुदरत है, मईज़ ने हंसकर कहा तो मोमिना ने मसनूई गुस्से से उसे आंखें दिखाई। जमान ने अनिया और मईज़ की इस बात पर हैरान होकर अनिया की जानिब देखा, जो अब तक उसका हाथ थामे बैठी थी। अनिया ने मईज़ और मोमिना के मुतालिक सारी बात जमान के गोश गुजार कर दी। वैसे तुमने कहा था कि काम हो जाने के बाद मुझे जवाब दोगी। मईज़ ने अनिया और जमान को बातों में मसरूफ़ पाया तो शरारती लहजे में मोमिना से बोला, आपको अब भी जवाब की ज़रूरत है? मोमिना ने तड़क कर पूछा। हाँ ना, मईज़ ने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए कहा। मेरा जवाब ना है, मोमिना ने उसे फैसला सुनाते हुए कहा। तुम्हारे ना से फ़र्क किसको पड़ता है? मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, मईज़ ने उसे तंग करते हुए कहा। कर लेना, मगर फ़िलहाल मुझे भूख लग रही है। मोमिना ने पेट पर हाथ रख कर कहा तो अनिया और जमान को भी भूख का एहसास हुआ। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, और शायद जमान को भी। अनिया ने जमान की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा कि क्या वाकई से भूख लग रही है? नहीं, मैं तो इंसान नहीं हूँ। जमान ने ये बात सिर्फ सोची और इस बात में सर हिला दिया। आगे कहीं रेस्ट एरिया देखकर गाड़ी रोकता हूँ और पहले सब नाश्ता करते हैं। मईज़ ने उनको हल पेश किया। फिर उन दोनों को घर छोड़कर मैं तुम्हें छोड़ाऊँगा। आफ्टर ऑल तुम्हारे घर वालों को भी तो सारी सूरत हाल क्लियर करनी है। मईज़ ने जमान से कहा तो जमान ने सर हिला दिया। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, अनिया ने मदाखलत की तो मोमिना ने भी साथ चलने का कहा। ठीक है, सब चलेंगे, मईज़ ने कहा। अब बादल आहिस्ता आहिस्ता बरसना शुरू हो चुके थे और यकीनन कुछ देर तक अपने पूरे ज़ोर से बरसते, मगर अब वहाँ गाड़ी में मौजूद इन 4 अफराद को बादलों के गरजने या बरसने का कोई खौफ नहीं था। यूसुफ मेंशन में रात के खाने के टेबल पर पूरा ख़ानदान मौजूद था। बारिश काफ़ी देर रुक चुकी थी। खाना अच्छे माहौल में खाया जा रहा था। भाई, अब तो मैं जमान की शादी करवा कर ही जाऊँगा। जामिन भाई ने अपने सामने बैठे जमान को लुकमा दिया। गम और परेशानी के बादल तो कब के छुट चुके थे। वैसे आप दोनों तो इसके फैसले से खुश है ना? जामिन ने यूसुफ साहब और इकरा से पूछा। हाँ भाई, मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत ख़ास है, इकरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि यूसुफ साहब ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। भाई, वैसे मुझे कुछ खबर हो गई थी। जिस तरह आप मॉल में उन्हें देख के जमान के साथ बैठी मायदा ने उसकी सरगोशी में कहा तो जमान ने उसके सर पर चपत रसीद करके उसे चुप करा दिया। जमान यूसुफ के लिए आज का दिन तो सबसे ख़ास दिन था। उसके लबों से मुस्कुराहट जैसे चिपक कर रह गई थी। खाना ख़त्म करने के बाद वो कुर्सी ढकेल कर उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर वो बेड पर लेटा और माजी करीब में होने वाले वाक़यात को सोचता रहा। नहीं, मैं ये निकाह रखना चाहती हूँ, उसका हाथ थामे अनिया ने यही इकरार किया था। अचानक जमान उठकर बैठ गया और उसने अपने नए खरीदे गए फ़ोन से अनिया को मैसेज किया। अनिया, क्या तुमने वो सब दिल से कहा था? कुछ ही देर बाद जमान के फ़ोन पर कॉल रिंग हुई। उसने देखा तो अनिया की कॉल थी। जमान ने कॉल काट कर मैसेज टाइप किया। मैं कॉल्स नहीं लेता। मैसेज सेंड करने के कुछ लम्हों बाद उसे फिर अनिया ने कॉल की, जिसे इस बार जमान ने उठा लिया। मैं जानती हूँ कि तुम कॉल्स क्यों नहीं सुनते। अनिया अपनी स्टडी में एक काउच पर बैठी उसे फ़ोन पर कह रही थी। उसका मूड भी काफ़ी खुशगवार था। उसने स्टडी की खिड़कियों पर पर्दे डाल रखे थे और मसनूई रोशनियों में वो स्टडी चमक रही थी। खैर, मैं तो तुम्हें कॉल ही करूँगी जब भी मुझे तुमसे कुछ कहना हुआ तो। जमान, तुम एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंने तुम पर तरस खाकर ये फ़ैसला किया है। तुम तरस के काबिल हो भी नहीं। मैंने अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला किया है। और जहाँ तक बात पसंद करने की है, जमान दम साधे उसकी बातें सुन रहा था। तो मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। तुम अच्छे हो, केयर करना जानते हो और मुझे पसंद करते हो। मेरे लिए यही काफ़ी है। थोड़े से वक्फे के बाद वो पुरजोश होकर बोली, तुम्हें पता है, आज मैंने मुसर्रत बुआ से भी बात कर ली। उन्हें कोई बुराई नहीं लगी इस फैसले में, बल्कि जब मैंने उन्हें उस रात की पूरी दास्तान सुनाई तो वो अब इस मामले को लटकाना नहीं चाहती और वो कल ही तुम्हारे घर आने का सोच रही है। अचानक जमान ने कॉल काट दी और मैसेज टाइप करके अनिया को सेंड किया।
हाँ हाँ, तुम बोलती रहो, वैसे भी सारी ज़िंदगी तुम्हें ही तो सुनना है। मुझे अभी से प्रैक्टिस तुम्हें ही तो सुनना है मुझे, अभी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बाहर आसमान पर चांद भी उन दोनों की मुस्कुराहटों का गवाह था। मेरी यूनिवर्सिटी में जो भी गैर कानूनी काम हो रहा था, मैं इससे मुकम्मल तौर पर लाइल्म था। मैं प्रोफेसर शब्बीर को सख्त से सज़ा दिलवाऊंगा ताकि वो इबरत का निशान बने और आइंदा कभी कोई इस अहदे पर होने के बावजूद ऐसा काम ना करे जो इस कौम की जड़ें हिला दे। मैं बाकी मुजरिमों को भी सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिन बच्चों को मजबूर करके उनसे ये काम करवाया जा रहा था, मैं उनकी मुकम्मल हिमायत करूंगा ताकि आइंदा किसी मजबूर इंसान को बेज़ुबान समझकर उनसे फ़ायदा हासिल ना किया जाए। मैं मजबूर की ज़बान को बेज़ुबान नहीं रहने दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर रोशान मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मैं इस मुल्क के काबिल और नामूर आदमी मईज़ अकबर का भी शुक्रगुजार हूँ, जिसने एक रिपोर्ट मिलने पर एक्शन लेकर तहकीक की और मेरी यूनिवर्सिटी को इन लोगों से पाक करने में अहम किरदार अदा किया। आप सबके आने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चंद घंटों बाद रोशान मलिक ज़मान यूसुफ और अनिया सिद्दीक का भी शुक्रिया अदा कर रहे थे, जो यूनी में होने वाले एक लंच में मदऊ थे और रोशान मलिक उसकी मेज़बानी कर रहे थे। नहीं सर, ये हमारी जिम्मेदारी थी, अनिया ने खुलूस दिल से कहा तो ज़मान ने भी सर हिला दिया, जबकि उनसे कुछ फासले पर मईस चंद अफराद में खड़ा घिरा हुआ था और मोमिना, काशिफा और मरियम के साथ उस लड़के की मजबूरी की दास्तान सुन रही थी जो अब आज़ाद था, अपनी माँ की दवा लाने के लिए और अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए और बगैर झिझक और डर के आवाज़ उठाने के लिए। 3 हफ्ते बाद अनिया आईने के सामने खड़ी बाल खुश्क कर रही थी। यूँ लग रहा था जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो। ज़मान, जल्दी से उठ जाओ। उसने बेड पर सोए हुए ज़मान का बाजू पकड़कर हिलाया और आईने के सामने खड़ी होकर लिप ग्लॉस लगाने लगी। ज़मान आंखें मलता हुआ उठ बैठा और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर अनिया को देखने लगा। अनिया ने भी आईने में उसे देखा तो ज़मान को अपने हाथ से इशारा करके उसे चाय का कहा। ज़मान, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ और तुम्हें चाय चाहिए? मुसर्रत बुआ की कॉल आई थी कि मईज़ ने आधा घंटा पहले मानो को सलून ड्रॉप कर दिया है, अनिया ने गुस्से से कहा तो ज़मान ने मुस्कुराकर हाथ उठा दिए और बेड से नीचे उतरा। तुम अब कहीं अपने दोस्त के वलीमे के लिए लेट मत हो जाना। ज़मान ने मुस्कुराकर अपना टॉवेल उठाया और वॉशरूम की जानिब चल पड़ा। मैं मानो के साथ ही मैरिज हॉल आऊँगी। तुम्हारे कपड़े वार्डरोब में प्रेस्ड रखे पड़े हुए हैं। ये कहकर अनिया ने अपना पर्स उठाया और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकलने लगी तो अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। ज़मान बिल्कुल उसी के अंदाज में वॉशरूम के खुले दरवाजे पर एक हाथ रखे मुड़कर उसे ही देख रहा था। उसे यूँ देखते पाकर अनिया भी मुस्कुरा दी और बाहर निकल गई। मुश्किलों और परेशानियों की बरसात का मौसम कब का ख़त्म हो चुका था। अब तो सिर्फ मौसम बहार की आमद ही आमद थी और कोई अपने आंगन में आने वाली खुशियों और मुस्कुराहटों का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। तो इसके साथ ही ये कहानी भी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर हाजिर रहूँगी एक और नई कहानी के साथ। बहुत जल्दी मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।